वेरी गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है बच्चों? राइट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज नर्वस सिस्टम। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से 21st चैप्टर है आपकी बुक के अंदर बच्चों। ये सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं, इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। हम जितने भी स्टिमुलस ले रहे हैं, स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसा यू कैन से फैक्टर या कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट के अंदर जिसके कारण आपके नर्वस सिस्टम में ना यू कैन से एक्टिवेशन आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने क्या बोला? कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसा यू कैन से सिग्नल जिसके कारण आपके नर्वस सिस्टम में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो ये मेरा हाथ है और मैं इसे पिंच कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये जो पिंचिंग मैं कर रहा हूं ये भी स्टिमुलस है, ठीक है? अगर मैं कोई गर्म चीज लगा रहा हूं, कोई ठंडी चीज लगा रहा हूं, तो वो गर्म ठंडा वो भी स्टिमुलस है। बच्चों, जो मैं साउंड सुन रहा हूं बाहर से, वो साउंड भी मेरे नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलस है, ठीक है? जो इमेज मैं देख रहा हूं वो इमेज भी मेरे नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलस है। यानी कि हर बाहर से आने वाली वो चीज जिसके कारण मेरे नर्वस सिस्टम में इंपल्स जनरेट हो रही है, सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी ही चीजें, चाहे वो कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो, गर्म ठंडा हो, ठीक है, या कोई इमेज हो, कोई साउंड हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं बच्चों स्टिमुलस। तो एक वर्ड हमें समझ में आया, स्टिमुलस। अब बच्चों, स्टिमुलस जिस भी यू कैन से पार्ट पे अपना इफेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए स्टिमुलस ने ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो है, दिस इज स्टिमुलस। और बच्चों ये जहां पे एक्ट कर रहा है उस पार्ट को बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। सो आपने स्टिमुलस अप्लाई किया कहां पे? रिसेप्टर पे, ठीक है? अब बच्चों, जैसे ही रिसेप्टर पे ये स्टिमुलस अप्लाई किया, ये पिंचिंग का जो सिग्नल है, ये सिग्नल आपके नर्व से होता हुआ और फाइनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि आपके ब्रेन तक पहुंचेगा, ठीक है? ये सिग्नल आपके ये सिग्नल आपके नर्व से होता हुआ और कहां पे पहुंचेगा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इस सिग्नल को समझेगा। जैसे कि आपका ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आपका सीएनएस क्या कर रहा है बच्चों? उस सिग्नल को समझेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद में रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना? सो सीएनएस समझने के बाद में क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। और वो बच्चों रिस्पॉन्ड का जो सिग्नल होगा वो जिस पार्ट पे पहुंचाया जाएगा उस पार्ट को बोलते हैं इफेक्टर। तो बच्चों मैंने आपको दो चीजें यहां पे बताई, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। अब देखो रिसेप्टर क्या है फिर से, ये जो जहां पे भी मैं स्टिमुलस अप्लाई कर रहा हूं वो पार्ट है रिसेप्टर। रिसेप्टर से जो सिग्नल लेकर के नर्व जा रही है, इस नर्व को बोलेंगे एफरेंट नर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? एफरेंट नर्व। या बच्चों इसी को बोल सकते हो आप सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के जरिए जो सिग्नल है वो फाइनली पहुंचा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन के पास। ब्रेन ने इसको क्या किया? एनालाइज किया, उसको स्कैन किया। ब्रेन समझ रहा है कि ये जो पिंचिंग है ये कितनी हो रही है, किस लेवल की हो रही है। कि ब्रेन को लगा कि ये जो पिंचिंग है थोड़ी बहुत है, तो ब्रेन कोई सिग्नल नहीं करेगा। ब्रेन बोलेगा कि कोई बात नहीं, करने दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मान लो कि जो भी आपको ये स्टिमुलस दे रहा है, मान लो कोई छोटा बच्चा है वो ऐसे कर रहा है और एकदम से घुसा दे इसको अंदर ही, तो भाई ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, तुरंत आपको सिग्नल भेजेगा भैया दर्द है ना, हद से ज्यादा हो रहा है, ठीक है? तो ब्रेन अपना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना जो आदेश भेजता है, अपना जो कमांड भेजता है, वो भेजता है बच्चों मोटर नर्व के जरिए। या आप कह सकते हो
इफरेंट नर्व के जरिए जिस पार्ट पे अपना यू कैन से कमांड भेजेगा उस पार्ट को क्या बोलते हैं, इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या हो सकता है, इफेक्टर हो सकता है पहला तो यही होगा, देखो यहीं से सिग्नल गया, ये रिसेप्टर था, सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर के गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल को एनालाइज किया बच्चों, स्कैन किया, उसके बाद में सीएनएस ने वापस रिस्पॉन्ड भेजा। अब रिस्पॉन्ड किसके जरिए भेज रहा है, इफरेंट नर्व के जरिए या मोटर नर्व के जरिए। अब यही हाथ हमारा क्या बन गया, इफेक्टर। तो तुरंत आप क्या करोगे, इस हाथ को पीछे कर लेते हो। सेम टाइम पे ब्रेन दूसरे हाथ को भी सिग्नल भेज सकता था। अगर मान लो ब्रेन को लगा कि पेन ज्यादा हो रहा है तो वो इस हाथ को सिग्नल भेजेगा, हाथ पीछे कर लोगे। उसी टाइम पे दूसरे हाथ को भी भेजा सिग्नल और आपने क्या किया, सामने उसके बच्चे के कान पे चिपका दिया। हट बुड़बक, क्या कर रहा था ये, है ना। तो अब इफेक्टर बच्चों, ये हाथ भी इफेक्टर है, ये हाथ भी इफेक्टर है। तो इफेक्टर क्या होता है, ब्रेन जहां पे अपनी कमांड भेजता है, जैसे कि दोनों हाथों पे कमांड भेजी तो दोनों हाथ इफेक्टर है। एक और एग्जांपल बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपने कुत्ते की साउंड सुनी, ठीक है ना, कोई कुत्ता आपकी तरफ भागा आ रहा है और भौंक के जा रहा है वो, तो उसकी जो इमेज है और उसकी जो साउंड है वो अब क्या है, आपके लिए एक तरह का यू कैन से स्टिमुलस का काम कर रही है। और ये स्टिमुलस आपके कान और आपकी आई इस सिग्नल को अंदर भेजेंगे, ठीक है ना। आपकी आईज जो है कुत्ते की इमेज अंदर भेजेगी और आपके कान साउंड को अंदर भेजेंगे। ब्रेन क्या करेगा, इस साउंड को एनालाइज करेगा, इमेज को देखेगा कि अच्छा कुत्ता है, भौंक भी रहा है और आपकी तरफ भागा रहा है। ब्रेन तुरंत किसको सिग्नल भेजेगा, मोटर नर्व के जरिए ब्रेन सिग्नल भेजेगा आपकी लेग्स को, ठीक है ना। और आप वहां से 9 2 11 हो जाओगे। तो आपकी लेग्स क्या है, इफेक्टर पार्ट है। ऐसा भी हो सकता था कि आपके हाथों को भी सिग्नल भेज दे और आपके आप अपने हाथ से कोई चीज उठा करके, कोई पत्थर उठा करके उसको मार दो तो आपका हाथ भी इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है। तो इस वे में हमारा सिस्टम काम करता है कि जब भी स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, एफरेंट नर्व सिग्नल को लेकर के जाएगी, ब्रेन स्कैन करेगा और इफरेंट नर्व के जरिए, मोटर नर्व के जरिए आपका ब्रेन जो है वो आदेश भेजेगा। इज इट क्लियर, सर्किट समझ में आया आपको? चलिए जी, अब बच्चों एक चीज समझते हैं यहां पे। लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। बच्चों नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो पार्ट्स की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और दूसरा आता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और इनके अलावा जितनी भी नर्व है पूरी बॉडी के अंदर, जो भी नर्व सप्लाई है बच्चों ऊपर से नीचे तक, वो सारी की सारी किस में काउंट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, देखो मैं इसको ना डायग्राम के हिसाब से आपको भी समझाता हूं। मान लीजिए ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये है बच्चों मान लो ब्रेन, और ब्रेन से ये निकली स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मैंने ये जो बच्चों रेड कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये बनाया हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या निकलती है, नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो नर्व्स निकल रही है, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हो, चाहे वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हो,
ये वाला पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पे मैंने नर्व्स की बात की, और जो रेड कलर से ड्रॉ किया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों बोल रहे हैं बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंटर, कोई भी चीज है ना, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सिस्टम को कहां से कंट्रोल किया जाता है? सेंटर से। जैसे कि हमारा सेंटर में क्या है, हमारा जैसे कि संसद भवन आता है, कोई जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं सब वहीं पे बनते हैं और वहीं से पूरे कंट्री को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो एक सेंटर है वो बच्चों। सिमिलरली हमारी बॉडी का जो सेंटर है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि पूरी बॉडी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो डायरेक्टर होता है, ठीक है ना, डायरेक्टर इज लाइक ब्रेन, डायरेक्टर इज लाइक ब्रेन, वो मालिक है भाई साहब पूरे सिस्टम का, पूरे स्कूल का। लेकिन बच्चों क्या अकेला डायरेक्टर का से काम चल जाएगा? नहीं, डायरेक्टर अगर सारे काम डायरेक्टर करेगा ना तो डायरेक्टर पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, इसीलिए डायरेक्टर अपने अपने नीचे किसको रखा हुआ है? प्रिंसिपल को। सिमिलरली ब्रेन के नीचे इसका असिस्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे डायरेक्टर का असिस्टेंट कौन है? प्रिंसिपल। यहां पे ब्रेन का असिस्टेंट कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, ताकि सारे के सारे काम ब्रेन को ना करने पड़े, वर्कलोड ना बढ़े ब्रेन पे, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड भी इसकी हेल्प करती है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि क्या सिर्फ डायरेक्टर और प्रिंसिपल से स्कूल का काम चल जाएगा? नहीं, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो क्या चाहिए? टीचर्स भी चाहिए। सो टीचर्स आर लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल आर लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, टीचर्स आर लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पूरे बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल्स है उसको लाने ले जाने का काम पीएनएस का है, लेकिन उसको समझने का, उस सिग्नल को समझने का, उस सिग्नल को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना, वो काम किसका है? प्रोसेसिंग का जो काम है वो है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो यहां पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जाता है और बच्चों प्रोसेस भी किया जाता है। पीएनएस के जरिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद कमांड को आगे भेजा जाता है। अब देखो बच्चों, पीएनएस के अंदर आपकी, अब पीएनएस को कई वेज में हम समझ सकते हैं। पीएनएस के अंदर आपकी नर्व्स आती है। अब नर्व्स आती है तो जैसे कि ब्रेन से जो भी नर्व निकलती है, ब्रेन से जो भी नर्व निकलती है उसे बोलते हैं बच्चों क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है बच्चों? ऐसी नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होती है। देखो ब्रेन से निकल रही है ये वाली, कोई फेस की तरफ जा रही है, कोई कान की तरफ जा रही है, कोई नाक की तरफ जा रही है, तो जो भी ब्रेन से निकलती है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और बच्चों जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ये देखो ये वाली स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ये वाली, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व होती है बच्चों टोटल 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व टोटल है 31 पेयर। ओके, तो एक तो पीएनएस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। पीएनएस को बच्चों मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए पीएनएस के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिग्नल को लेकर के जा रही है, जैसे मैंने यहां पे पिंच किया, यहां से सिग्नल को जो लेकर के जाएगी वो कौन सी होगी? सेंसरी नर्व। और बच्चों जो ब्रेन की कमांड को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएगी वो होगी मोटर नर्व। सो सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व क्या है? जो सिग्नल को यू कैन से रिसेप्टर से कहां तक पहुंचा रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। और मोटर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आदेश को इफेक्टर पार्ट तक लेकर के जाती है। ये एक तरीका हो सकता है पीएनएस को समझने का। बच्चों पीएनएस को आप ऐसे भी समझ सकते हो। लेट मी टेक द न्यू पेज।
फंक्शन के हिसाब से समझ सकते हो, जैसे कि पीएनएस को मैं आगे डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो इसको आपको शॉर्ट में एएनएस लिखा मिल जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों क्या है कि जितनी भी वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है जो हमारी मर्जी से हो रही है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएंगी। ऑल वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स, हमारी स्केलेटल मसल्स हमारी मर्जी से काम करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मुझे अपने हाथ को ऊपर उठाना है तो मैंने उठा लिया, मैं चाहता हूं मुझे अपने हाथ को नीचे करना है, मैंने नीचे कर लिया, मेरी मर्जी से ये काम कर रही है। ये स्केलेटल मसल्स आती है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बच्चों वो आ गया जो हमारी मर्जी नहीं चलती जहां पे, ठीक है ना, जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है। जितनी भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है बच्चों, चाहे उसमें आपकी स्मूथ मसल्स हों, चाहे आपकी बच्चों कार्डिक मसल्स हों, हार्ट की मसल्स हों, ये ऑटोमेटिकली काम करती है, हमारी मर्जी यहां पे नहीं चलती है। जैसे कि स्मूथ मसल हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में होती है, राइट, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट में स्मूथ मसल है। तो बच्चों क्या हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमारी मर्जी से काम करती है? नो, हमारा स्टमक हमारी मर्जी से काम नहीं करता, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी मर्जी से काम नहीं करती। उसमें जो फूड आगे जा रहा है वो अपने हिसाब से आगे जाएगा। हम अगर ये चाहें कि नहीं फूड को आज फटाफट आगे भेज देते हैं क्योंकि टेंट में जाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसा, राइट। हम हमारी कार्डिक मसल्स को जो कि हार्ट में होती है कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों। हम सोचते हैं कि अभी तो है ना दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं, क्या हम हमारी अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं? नो, ये ऑटोमेटिकली सेट है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? यस और नो? अब अगली चीज बच्चों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर फिर फर्दर हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे। One is sympathetic nervous system, another is parasympathetic nervous system। बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रेस की कंडीशन में काम करता है। कब काम करता है? ड्यूरिंग स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि आप गली से जा रहे हो और कोई पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए। हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, वो भी एक स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कोई पर्सन इंटरव्यू देने गया हुआ हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप बुक के पीछे मोबाइल चला रहे हो और एक ऊपर से आपके पेरेंट्स एकदम से आ जाएं और आप रंगे हाथ पकड़े जाओ। ये सारी की सारी स्ट्रेस की सिचुएशंस है। इस टाइम पे तुरंत आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है बच्चों, तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, यू कैन से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। पसीना आने लगता है आपको, हम बोलते हैं ना पसीने छूट गए हैं, स्वेटिंग होने लगती है, पिलो इरेक्शन,
मतलब बच्चों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब क्या है कि प्यूपिल डायलेट हो जाता है। कंसीडर दिस इज योर आई और ये है बच्चों मान लीजिए कलरफुल कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया, और एक बीच में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज प्यूपिल। तो ये जो प्यूपिल है बच्चों ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा इसलिए हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और सामने के जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है ना, इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे। सो इमरजेंसी की कंडीशन में प्यूपिल डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब वो इमरजेंसी की कंडीशन जा चुकी होगी, ठीक है ना, वो कंडीशन जब नॉर्मल हो चुकी, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे रहे थे, जब एग्जाम ओवर हो जाएगा अगेन आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आने शुरू हो जाती है। सो नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इस हार्ट रेट को जो कि बढ़ चुकी थी, इस बढ़ी हुई हार्ट रेट को दोबारा से नॉर्मल ले आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं करेगा कि नॉर्मल से डाउन चला जाए। ये इंक्रीज है ना, इसको इतना डिक्रीज करेगा कि नॉर्मल स्टेट पे आ जाए। इज इट क्लियर? ठीक है। ब्लड प्रेशर को कम करेगा अप टू नॉर्मल, दिस इज इंपॉर्टेंट, अप टू नॉर्मल। स्वेटिंग नहीं होगी, नो स्वेटिंग। बच्चों प्यूपिलरी पिलो इरेक्शन जो था, जो रोंगटे खड़े हो गए थे, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये शांत हो जाएंगे। प्यूपिलरी डायलेशन इमरजेंसी में हुआ था, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। सो इन दिस वे ये दोनों चीजें काम करती है। सो सिंपैथेटिक जो है वो स्ट्रेस में काम कर रहा है, आप कह सकते हो इमरजेंसी में काम कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है बच्चों वो आपकी बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए काम कर रहा है, या आप कह सकते हो रेस्टिंग स्टेट में काम कर रहा है। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? चलिए जी, एक बार बच्चों मैं इसको छोटा कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर आगे चलेंगे। ओके अब ठीक है, ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? पीछे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। डन? यस। और इसका भी ले लो। डन? यस। चलिए जी, अब मैं आपको बच्चों हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, इन सब की बात करेंगे, तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की जो मेजर यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल, जिसे आप न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा, न्यूरॉन के ऊपर रहेगा। और आपने आई एम श्योर की छोटी क्लासों में भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा बच्चों, कुछ इस तरह का करके। लाइक दिस। अभी मैं प्रीसाइज स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, जस्ट मैंने ऐसे रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है, लाइक दिस। ध्यान है बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर न्यूरॉन। ओके गुड। तो बच्चों न्यूरॉन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं।
कि न्यूरॉन में और नर्व में डिफरेंस क्या होता है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि न्यूरॉन क्या है और नर्व क्या है। कई तो एक ही चीज समझ लेते हैं इसको। देखो बच्चों, न्यूरॉन को नर्व सेल बोलते हैं। न्यूरॉन इज नर्व सेल। दैट मीन्स कि नर्व सेल एक अलग चीज है, नर्व एक अलग चीज है। नर्व सेल क्या है, अभी मैंने जो बनाया था, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, लाइक दिस। लाइक दिस। ये बच्चों एक सिंगल सेल मैंने बनाई है, जस्ट एक सिंगल सेल, कंप्लीट एक सेल है। और बच्चों नर्व सेल जो होती है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। अगर नर्व की बात करें तो नर्व क्या है, मैं अगर एक से ज्यादा न्यूरॉन बनाऊं, मान लो ये एक न्यूरॉन मैंने बनाया। अब बच्चों देखो, न्यूरॉन के भी है ना पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है सेल बॉडी, और ये जो पार्ट है लंबा सा, इसे बोलते हैं एक्सोन। हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा रुक के न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में। अभी जस्ट एक आइडिया दिए कि ये ऊपर वाला पोर्शन सेल बॉडी कहलाता है और ये जो लंबे वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एक्सोन। अब मैं यहां पे एक से ज्यादा न्यूरॉन बना रहा हूं। ओके, क्या समझ में आ रहा है? ऊपर देखो बच्चों, अगर ऊपर का पोर्शन देखें तो इस पोर्शन के अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आपको दिखाई दे रही है, राइट? न्यूरॉन्स की क्या दिखाई दे रही है? ये वाला पोर्शन क्या था? सेल बॉडीज। यू कैन से ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज अपीयर हो रहा है। बच्चों ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को बोलते हैं गैंग्लियन। क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। ठीक है। और अगर ऐसे बहुत सारे गैंग्लियन हो, जैसे कि एक ग्रुप ये है, एक दूसरा ग्रुप यहां पे बना दूं, एक ग्रुप यहां पे बना दूं, तो मैं वर्ड यूज करूंगा गैंग्लिया। गैंग्लियन सिंगुलर है, गैंग्लिया प्लूरल है। तो अभी मैंने जस्ट एक गैंग्लियन बनाया है। दिस ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लियन। नीचे देखो बच्चों, इनके एक्सोन्स हैं। एक्सोन्स का बंडल आपको ये दिखाई दे रहा है, बंडल ऑफ एक्सोन। बच्चों इस एक्सोन के बंडल को ही हम बोलते हैं नर्व। एक्सोन के बंडल को क्या बोला जाता है? नर्व। और सेल बॉडीज के ग्रुप को बोलते हैं गैंग्लियन। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बच्चों जब भी नर्व होती है ना, तो ये न्यूरॉन्स ऐसे अकेले नहीं होते हैं, इनके बीच बीच में ना कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो कनेक्टिव टिश्यू इनको अच्छे से पैक करके रखता है। पैकिंग जरूरी है बच्चों इनकी। सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, ताकि इनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके, इनको न्यूट्रिएंट्स दिए जा सके। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है बच्चों। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके जो न्यूरॉन्स पैक हैं, दिस इज नर्व। यहां पे मैंने कनेक्टिव टिश्यू की कोई बात नहीं की थी। सो क्या आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? व्हाट इज नर्व सेल एंड व्हाट इज नर्व? इज इट क्लियर टू यू? टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। चलिए अब हम एक सिंगल न्यूरॉन का डिटेल्ड डायग्राम बनाते हैं।
सो ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल बॉडी के ये जो पोर्शंस है बच्चों, ये आगे एक्सटेंड हो जाते हैं और इनसे ना ऐसे ब्रांचेस बन जाती है। लाइक दिस। like this. ओके, इन ब्रांचेस को, ये जो इनसे ब्रांचेस निकली है सेल बॉडी से, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ओके, सेल बॉडी के अंदर बच्चों यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच हैज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। यहां पे भरा हुआ है बच्चों साइटोप्लाज्म। This is cytoplasm. और बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मैं साइटोप्लाज्म बना रहा हूं, ये साइटोप्लाज्म इन डेंड्राइट्स के अंदर भी गया हुआ है। डेंड्राइट्स जो हैं अंदर से ना होलो हैं, तो इसीलिए इनके अंदर भी क्या भरा हुआ है, दे ऑल्सो हैव दिस साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम निसिल ग्रेन्यूल्स। निसिल ग्रेन्यूल्स बच्चों, निसिल ग्रेन्यूल्स जो है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं। किसके फ्रेगमेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जब बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बिना राइबोसोम्स के है तो बोलेंगे स्मूथ, अगर विद राइबोसोम है तो बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो हम यहां से बता सकते हैं कि निसिल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन भी क्या होगा? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके और बच्चों ये जो निसिल ग्रेन्यूल्स हैं ये आपको डेंड्राइट्स के अंदर भी दिखेंगे लाइक दिस। तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है डेंड्राइट्स में, निसिल ग्रेन्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट है। ओके
बच्चों एक सेल के अंदर जो भी चीजें होती है वो सारी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन हम सारी चीजें बनाएंगे नहीं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, इसमें बाकी चीजें भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट है। हम हमारे काम के हमने कुछ एक चीजें बना ली यहाँ पे। तो ये पार्ट था सेल बॉडी। अब बच्चों सेल बॉडी के बाद ये जो एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एक्सोन। ओके, देखो बच्चों एक्सोन के अंदर भी साइटोप्लाज्म भर जाएगा। एक्सोन के अंदर भी क्या भर जाएगा? जब साइटोप्लाज्म भर जाएगा लाइक दिस। अब हम बच्चों इसे साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ना एक्सोन में भर चुका है। अब हम इसे नया नाम देंगे, वी विल कॉल इट एक्सोप्लाज्म। सो व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? इट इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन एक्सोन। ठीक है, एक्सोन की फिर बच्चों ब्रांचेस निकलेंगे। Like this. Like this. These branches are called axon terminals. और बच्चों एक्सोन टर्मिनल्स के बाद ये जो लास्ट पार्ट हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, these are called synaptic knob. साइनेप्टिक नोब। ओके, तो ये हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया किसका? न्यूरॉन का। अब देखो बच्चों एक्सोन की ये क्या थी? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सबसे बाहर है। लेकिन बच्चों एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे भी हम नया नाम देंगे, जैसे कि इसके साइटोप्लाज्म को बोला एक्सोप्लाज्म। एक्सोन की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे एक्सोलेमा। इट इज एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। यहां तक बच्चों समझ में आ गया डायग्राम आपको? अब बच्चों यहां पे ना देखो एक और सेल प्रेजेंट है, मतलब न्यूरॉन खुद एक सेल है और इसके साथ में ना इसकी फ्रेंड आप कह सकते हैं एक छोटी सेल है जो एक्सोन के साथ अटैच होती है। सो मान लो ये है वो सेल, लाइक दिस। बच्चों इस छोटे वाली सेल को बोलते हैं श्वान सेल। और श्वान सेल क्या करती है? ये बच्चों एक प्रोटीन सिक्रेट करती रहती है, दैट इज कॉल्ड माइलिन प्रोटीन। और माइलिन प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है बच्चों इसके चारों तरफ। सो समथिंग लाइक दिस। माइलिन प्रोटीन की इसके चारों तरफ एक क्या बन गई है? कवरिंग बन गई है। इस कवरिंग को बोलेंगे माइलिन शीथ, जो कि माइलिन प्रोटीन की बनी हुई है। दिस इज और याद रखना बच्चों जो माइलिन प्रोटीन होती है, माइलिन प्रोटीन का कलर है ना
वाइट होता है। ये बात आगे काम आएगी, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि माइलिन शीथ वाइट कलर की होती है, क्योंकि माइलिन प्रोटीन वाइट कलर का होता है। सो इन दिस वे यहाँ पे हम देखेंगे कि कवरिंग बनी हुई है माइलिन प्रोटीन की, इनके चारों तरफ लाइन है। बच्चों लेकिन हमें बीच बीच में कुछ गैप भी दिखाई दे रहा है ना, इस गैप के अंदर माइलिन प्रोटीन की शीथ जो है, यानी कि माइलिन शीथ जो वो एब्सेंट है। इस गैप को, जहां पे माइलिन प्रोटीन की शीथ एब्सेंट है, इसे हम बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक समझ आ गया आपको? ओके। एंड नो डाउट बच्चों, ये जो एक्सोप्लाज्म है एक्सोन के टर्मिनल्स में भी भर जाएगा, तो एक बार मैं इसको एंड वाले पोर्शन में भी फिल कर देता हूं। Like this. ओके, अगली चीज बच्चों, इन सब के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, और ये जो लेयर होती है बच्चों, ये साइटोप्लाज्मिक कवरिंग होती है। एक्चुअली ये जो श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स का ही साइटोप्लाज्म लीक हो रहा है, तो उस साइटोप्लाज्म की कवरिंग बन जाती है। यहां पे क्या बोला मैंने? श्वान सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म की जो कवरिंग है, सबसे ऊपर की जो कवरिंग है, वो ऐसे, ये कवरिंग सभी के ऊपर है। कंप्लीट एक्सोन को इस कवरिंग ने ढका हुआ है, इवन नोड ऑफ रेनवियर को भी ढका हुआ है बच्चों। ये जो सबसे ऊपर की कवरिंग बनी, दिस कवरिंग इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा, व्हाट इज न्यूरिलेमा? इट इज द साइटोप्लाज्मिक कवरिंग ऑफ एक्सोन। इट इज द साइटोप्लाज्मिक कवरिंग ऑफ एक्सोन। किसने बनाया न्यूरिलेमा को? न्यूरिलेमा को भी बच्चों श्वान सेल ने बनाया। माइलिन शीथ को किसने बनाया? श्वान सेल ने। न्यूरिलेमा को किसने बनाया? अगेन श्वान सेल ने। इज इट क्लियर? लेकिन माइलिन शीथ हर जगह पे नहीं है, माइलिन शीथ बीच बीच में एब्सेंट है, बट न्यूरिलेमा ऑल अलोंग द एक्सोन, कंप्लीट एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। कंसेप्ट क्लियर? यस और नो? ओके बच्चों, इसका एक बार है ना स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ओके। अगली चीज, अब मैं सिर्फ एक्सोन का लास्ट वाला पोर्शन बनाने जा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन। क्योंकि वहां पे मैं बना नहीं सकता था, वहां पे मैंने बाकी के पोर्शंस को बहुत छोटा बनाया हुआ था, यहां पे मैं उन पोर्शंस को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। तो ये पीछे वाला ये एक्सोन पोर्शन है, और उसके बाद में ये है एक्सोन टर्मिनल, और ये जो पोर्शन है दीज आर साइनेप्टिक नोब।
चल रही है बच्चों? मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ?